मान ले जन्नत आपको रास्ता नहीं मालूम। दूसरी मरतबा घूम फिर के जब वो दोनों वापस उसी जगह पर पहुंचे तो सलार कहे बगैर न रह सका। मुझे एक बात बताओ सलार, तुम्हारे साथ होने का क्या फायदा है? तुम्हारी गाड़ी खराब है और रास्ते तुम्हें पता नहीं है। मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ, मुझे रास्ते कैसे पता होंगे? हाँ तो ये तुम्हारी गलती है ना, क्यों बीच में आए जब मैं अच्छी भली जा रही थी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी ना, जब तक तुम मुझे मेरे ठिकाने तक नहीं छोड़कर आओगे तब तक तुम्हें भी हवार होना पड़ेगा। बोलते बोलते वो चौंकी। उसने चेहरा उठाकर देखा, काली घटाएं जो कब से छा रही थी अब बरसना शुरू हो चुकी थी। कुछ नहीं हुआ, बारिश ही तो है। गहरी सांस लेकर उसने खुद को पुरस्कून करना चाहा जब वजूद पर गिरते बारिश के कतरे महसूस होते ही उसे अपना सांस रुकने लगा। जन्नत। सलार ने उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर होले से पुकारा। अंदाजा था इस वक्त जन्नत की क्या कैफियत हो रही होगी। सलारी हाथ थामते ही उसकी शर को थामती उसके सीने में अपना चेहरा छुपाने लगी। चलो यहाँ से। जन्नत, सिर्फ बारिश ही है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। मुझे यहाँ से ले चलो सलार। उसकी बिगड़ती तबीयत देखकर सलार ने उसे अपनी बाहों के हसाब में ले लिया और आसपास को जगह देखने लगा। उसकी बाहों में मौजूद वो लड़की तेज तेज सांस ले रही थी और उसकी हालत सलार शाह की परेशानी का बायस बन रहे थे। उसे अपनी बाहों में उठाए हुए एक गाड़ी के सामने जा रुका। जन्नत को अपनी बाहों में संभालते हुए उसने होले से घर का दरवाजा बजाया, जो चंद सेकंड बाद ही खुल गया। दरवाजा खुलते देखकर उसने शुक्र बराबर सांस लिया। क्या बात है बेटा? माजरत चाहता हूँ, दरअसल मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ? सामने खड़े शख्स की बाहों में मौजूद इस लड़की को देखकर उस औरत ने सलार को अंदर आने का इशारा किया और उसे एक खाली कमरे में ले आई। क्या हुआ है इसे? बारिश में भीगने से ये बीमार हो जाती हैं। क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है या फिर आसपास कोई हॉस्पिटल? हाँ, एक डॉक्टर डिस्पेंसरी में बैठता है, लेकिन कल से वो भी शहर गया हुआ है। आप किसी को फोन जानती होंगी जो इस वक्त उनका इलाज कर दे? हाँ, पास ही एक हकीम साहब रहते हैं, कहो तो उन्हें बुला लाऊं? जी बुला लें। जन्नत का नीला पड़ता वजूद देखा उसने जल्दी से कहा। एक यही आखिरी हाल था। उसके हाथ अपने गिरफ्त में लिए वो सहलाने लगा। यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्टर्स आज इस गांव में आए हैं, लेकिन वो कहाँ थे ये बात वो नहीं जानता था और उन्हें ढूंढने में वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि जितना वक्त उन्हें ढूंढने में लगता इतने वक्त में जन्नत की हालत मजीद बिगड़ जाती है। दरवाजा खुलने की आवाज पर वह मजीद सहम का खुद में सिमटी। उसे अपना झुकावा सा उठाने की कोशिश नहीं की थी। मीरब नाम है ना तुम्हारा? किसी लड़की की आवाज पर उसने होले से अपना सर उठाया। वहां पर एक लड़की को देखकर वो हैरान हुई, क्योंकि अब तक उसके कमरे में सिर्फ मोइस ही आया था। मैं लाड़ा हूँ, मैं अल्लाड़ा हूँ। मीरब के कोई भी जवाब ना देने पर उसने खुद ही कह दिया, ये तुम्हारे लिए है, पाशा ने अर्जेंटली बनवाया और वो चाहता है तुम इसे पहन कर देख लो, कहीं कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि कल अपने नकाब में वो कोई भी खराबी नहीं चाहता। हाथ में पकड़ी सफेद मैक्सी और हिजाब उसने बैठ पर रखा। मुझे नहीं पहनना, उसने हैरानगी बड़े हुए लहजे में आस्था से कहा, क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था कि इस जगह पर उसकी इज्जत महफूज नहीं है। यह अंदाजा उसे हरगिज नहीं था कि पाशा उसे निकाह का इरादा रखता है। पहन लो, जिद मत करो, वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा निकाह पाशा से हो रहा है। जानती हो पाशा की जिंदगी में हजारों लड़कियां आ चुकी हैं, लेकिन तुम वो पहली हो जिससे वो निकाह कर है। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो मीरा। खुशकिस्मत? हमेशा रहने वाले नर्म लहजे में उसकी बात सुनते साहती दर आई। तुम मुझे खुशकिस्मत कह रही हो? जिस शख्स से शादी करने पर तुम मुझे खुशकिस्मत कह रही हो ना, उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी वजह से मेरा साहिबान मुझसे छीन गया। उस शख्स की वजह से मुझे अपने घर छोड़ना पड़ा। सिर्फ उस शख्स की वजह से मेरे दिन रात डर में गुजरते थे कि कहीं वो मुझ तक ना पहुंच जाए। मेरी बीजान इस वक्त घर में मेरे लिए तड़प रही है। मेरा बेटा ना जाने किस हाल में है और तुम मुझे खुशकिस्मत कह रही हो? बीगे लहजे में वो चिल्लाते हुए कह रही थी, जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ, ये सूट भी यहाँ से लेकर जाओ। उसमें बेड पे रखे हुए कपड़े उठाकर दूर फेंके। उसका जारहाना अंदाज देकर अलारा वो सूट जमीन से उठाती वहां से चली गई। पाशा यहाँ नहीं था, वो एक हफ्ते से मुल्क से बाहर था, लेकिन मुमकिन था कि आज ही वापस आ जाता, क्योंकि कल उसका निकाह था जिसकी सारी तैयारियां मोइस यहाँ पर कर चुका था। मीरो को भी वही यहाँ पर लाया था और तब से वो उसी एक कमरे में बाती जहाँ उसे रखा गया था। भागने की वो कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर तरफ सिर्फ नाकामी ही मिल रही थी। यहाँ बैठकर वो सिर्फ दुआ ही कर सकती थी जो वो बाहूबी कर रही थी। उसे यकीन था इस बड़ी दुनिया में कोई तो ऐसा इंसान होगा जो उसकी मदद करेगा। उसे यकीन था अपने रब पर, वो उसके लिए कोई ना कोई वसीला जरूर बनाएंगे। क्या हुआ है अलमीर, सब हैरियत है ना? मेरे ख्याल से तुम आज तुर्की के लिए निकल गए थे। हाँ, मैं इस वक्त इस्तांबुल में ही हूँ और अब अजमीर जा रहा हूँ। उसका परेशान लहजा अरहान को चौंका गया। किस लिए? ये जरूरी बात है अरहान, फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये जरूरी बात नहीं है अरहान, फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहो।
मुझे जहांजेब काजमी से बात करनी है। इस वक्त एक वही है जो मेरी मदद कर सकता है। उसके बाप पर अरहान हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। उसे जहांजेब से क्या काम हो सकता है? तुम्हें जहांजेब से क्या काम है अलमीर? जानते नहीं हो उसे? जानता हो तब भी कह रहा मुझे उसकी मदद चाहिए। मीरब किडनैप्ड हो चुकी है और इस वक्त जहांजेब भी है जो उसे वापस लाने में मेरी मदद कर सकता है। उसकी बात समझ कर अरहान ने कॉल काट दी। मीरब क्यों किडनैप हुई? उसे किसने किडनैप किया? ये बात जानना जरूरी नहीं था। जरूरी इस वक्त सिर्फ ये था कि मीरब का वापस सही सलामत लाना था। उसे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट खोली और जहांजेब का नंबर ढूंढने लगा। हमारी होने वाली बेगम कहाँ है अलारा? अरहाम की आवाज पर किचन में काम करती हुई अलारा चुंकी। चेहरा मोड़कर उसने सामने खड़े अरहाम पाशा को देखा जो हमेशा की तरह अपनी दिलकशी शख्सियत में खड़ा था। डार्क ब्लू जीन के साथ व्हाइट शर्ट और डार्क ब्लू कोट पहने अपनी दिलकश शख्सियत के बाद वो कहीं से भी 40 साल मर्द नहीं लगता था। वो कमरे में है। खाना खा लिया? नहीं, जब से यहाँ पर आई है मुश्किल से 1-2 बार खिलाया है। आज तो सुबह से कुछ नहीं खाया। उसके बाद सुनते ही पाशा की बेदाग पेशानी पर बंद नमूदार हुए। खाना कमरे में लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसकी बात पर अपना सर हिलाती वो जल्दी से खाना निकाल कर उसके कमरे की तरफ चली गई जहाँ पर मीरब को रखा गया था। हाथ में कॉफी का मग थामे वो बालकनी पर खड़ा ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज हो रहा था। माथे पर आए चॉकलेट ब्राउन बाल तेज हवा से लहरा रहे थे। दफातन फोन की बजती हुई रिंग ट्यून पर उसने अपनी हैजर ब्राउन आंखें खोली और जीन्स की पॉकेट में से अपना मोबाइल निकाल कर देखा जहां पर अरहान की कॉल आ रही थी। हेलो। फोन कान से लगाया उसने संजीदा आवाज में कहते मग अपने लबों से लगाया। अरहान से उसकी पहली मुलाकात लाहौर में हुई थी और तब भी इन दोनों की दोस्ती हुई थी। तुम्हारी मदद चाहिए जहां। कैसी मदद? एक लड़की किडनैप हो गई है, उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद चाहिए। वो लड़की कौन थी? उससे जहांजेब काजमी को कोई भी सरोकार नहीं था। उसके नजदीक सिर्फ एक ही बात अहमियत रखती थी कि उसे उस लड़की की मदद करनी थी। कहाँ है वो? तुर्की में। तुम्हें मैं सारी बात तफसील से समझाऊंगा, फिलहाल तुम बस वहां जाने की तैयारी करो। अरहान की बात मुकम्मल होते ही उसने फोन कान से हटाया और वापस पॉकेट में रख लिया जब पीछे से नरम सी आवाज उसके कान में पड़ी। जहाँ? किसका फोन था? उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मग लबों से लगाकर उसने सारी कॉफी एक सांस में खत्म की और कप सर पर ही रखकर उसकी तरफ मुड़ा जहाँ पर खड़ी रूहिया सवालिया से उसे देख रही थी। अपनी तैयारी कर लो रूह, हम जा रहे हैं। कहाँ? तुर्की। हाय अल्लाह, सच्ची? बिल्कुल। जहांजेब का जवाब मिलते ही वो चहकते हुए वहां से भाग गई थी। यकीनन तैमूर साहब के पास ही गई होगी ताकि उन्हें भी खबर सुना दे। वहां क्यों जाना था ये जानने में से दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए तो बस यही बात अहम थी कि वो घूमने जा रही है, वो भी जहांजेब के साथ। मीरा, पाशा यहाँ पर आ गया इसलिए बिना कोई भी बहस किए चुपचाप खाना खा लो। पाशा की यहाँ पर मौजूदगी का सुनते वो घबरा कर होठ में सिमटी। क्या वो यहाँ है? हाँ, पाशा यहाँ आ गया है। देखो, तुम भी तो एक लड़की हो ना, प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। उसके सामने खड़े होकर वो रोते हुए मिन्नत बड़े लहजे में कहती। उसे इस तरह से देखकर अल्लारा को बेसाता उस पर तरस आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मीरब इस वक्त पाशा के घर पर थी जहाँ पे लोग आते तो अपनी मर्जी से थे लेकिन जाते सिर्फ अरहान पाशा की मर्जी से थे। मीरब, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अवल तुम यहाँ से भाग नहीं सकती और अगर भाग भी गई तो पाशा के आदमी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, इसलिए बेकार की ये बातें छोड़ दो। अल्लारा ने नरमी से उसे समझाना चाहा जिसकी बात सुनते गुस्से से चेहरे का रुख फेर गई। जाओ यहाँ से। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा जाओ यहाँ से, उसने चिल्लाकर कहा जब कमरे में बारीक गंभीर आवाज गूंजी। सुनाई नहीं दिया अलारा? उसने कहा है कि जाओ यहाँ से। अरहाम पाशा के वापस जहाँ पर अलारा चूंकि वहीं पर मीरब सहम कर दीवार से चिपक गई। उसने नजर उठाकर उस शख्स को देखने की गलती नहीं की थी। अलारा? उसे वहीं पर खड़ा देखकर अरहाम का लहजा दुख हुआ था जिसे महसूस करती हुई जल्दी से बाहर भागी थी। अलारा के जाने के बाद उसे अपने मजबूत कदम मीरब की तरफ बढ़ाए जो दीवार के साथ चिपकी हुई सहमी से खड़े थे। आज पहली बार इतने करीब से देख रहा हूँ और अंदाजा हो रहा है कि तुम जरूरत से ज्यादा हसीन हो। उसका अपनी तरफ बढ़ता हुआ हाथ मीरब ने झटके से दूर किया। उसकी जरूरत देखकर वह धीमा सा हंसा। देखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जानती हो, अगर तुम्हारा शोहर मुझे इस वक्त तुम्हें सौंप देता तो मैं तुम्हें एक रात से ज्यादा अपने पास नहीं रहता, लेकिन अब मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का हरगिज नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी तलब एक दिन में खत्म हो जाएगी। दीवार पर अपना हाथ रखकर उसने अपना चेहरा मीरब के करीब किया और उसके करीब से आती हुई सिगरेट की महक पर उसने नागवारी से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कल निकाह है, तैयार है ना? मैं कल कोई भी ड्रामा नहीं चाहता। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? अरहाम के मुंह से फिर वही बात सुनकर उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम जानती हो
तुम्हारे शोर के मैंने मरवाया था, कितनी ही गोलियां उसके सीने में उतारी गई थी और वो एक मजबूत जान था, पर फिर भी कितनी तकलीफ हो रही होगी ना उसे। उसने सरगोशनुमा आवाज में कहा। उसकी बात सुनते मीरम ने तकलीफ से अपनी आंखें मोड़ दी। तुम सोचो, अगर वही गोलियां मैं तुम्हारे छोटे से बेटे के दिल में उतार दूं तो उसका क्या हाल होगा। उसकी बात सुनते ही मीरम ने तड़प कर उसको देखा। दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई। मेरे बेटे को हाथ लगाया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। उसने गुस्से में अपना नाजुक हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अरहाम उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले चुका था। ये हरकत आ तो कालिया, आइंदा की तो तुम्हारे हाथ तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अलबत्ता लहजा हद से ज्यादा सर्द था। उम्मीद करता हूँ मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। खाना खा लेना, जब मैं वापस आऊं तो मुझे खाने की ये ट्रे खाली मिलनी चाहिए, वरना तुम्हारा ना सही तुम्हारे बेटे का पेट मैं जरूर भर दूंगा। उसका हाथ छोड़कर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वह रोते रोते वहीं पर बैठ गए। दिल में बस एक ही दुआ थी कि उसके बेटे को कुछ ना हो। वही तो उसकी दुनिया थी, जीने का सहारा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो मीरर ने भी मर जाना था। तुम चीटिंग कर रहे हो अस्फी। उसने गुस्से से अपना नाजुक कमर पर रखा हुआ हाथ रखा। मैंने क्या चीटिंग कर दी? तुम जानबूझ के हार रहे हो, मैं समझ चुकी हूँ। तीसरी बार लूडो खेलने पर बिलाहर उसे ये अंदाजा हो गया कि इस वक्त यार हान जानबूझकर हारा है, वरना आयजा के पास इतनी अकल कहाँ थी कि वो ये गेम पार इतनी आराम से जीत जाती। ये चीटिंग नहीं होती आयजल, ये तो प्यार होता है। उसके अजीब सी पापा वो फकत मुंह बनाकर आगे। गेम में हारने से प्यार का क्या जिक्र? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी खातिर हार रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं भी अब हार जाऊंगी क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चहकते हुए उसके करीब आकर बैठी। तो फिर बताती क्यों नहीं हो? उसके बाद संवारते हुए वह धीमे अंदाज में मुस्कुराया। बताने से क्या होगा? मुझे खुशी होगी। अगर ये बात सुनकर तुम्हें खुशी होगी तो फिर मैं रोज तुमसे ये बात कहूंगी। उसे झुककर असमय जाके गाल पर प्यार किया। तुम्हारी ये अदाएं किसी दिन मेरी जान ले लेंगी आयजल। उसे अपने हसा में लेकर असमय जाने शिद्दत से उसके माथे पर अपनी लब रखती है। चलते हुए उसकी नजर डिस्प्ले पर रखे हुए टेडी बियर पर गई। सफेद रंग का वो बड़ा सा टेडी बियर जिसके दरमियान में सुर्ख रंग का दिल पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपर सफेद रंग से आई लव यू लिखा हुआ था। हाय, कितना प्यारा है। उसे मुड़कर हमजा को देखा, जो थोड़े फासले पर खड़ा फोन पर बात करने में मसरूफ था। आयशा भागते हुए उसके पास गई। उसका फोन खींच कर कॉल काट दे। आयशा, मेरे साथ आए हैं तो मेरे साथ ही वक्त गुजारे, ये काम तो हर वक्त ही चलता रहता है। उसकी पॉकेट में फोन रखकर उसे खींचते हुए वापस उसे शॉप में लेकर गए। मुझे ये टैडी चाहिए। हनी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसका क्या करोगे? मेरे लिए क्यों नहीं है? मुझे यही चाहिए तो मतलब चाहिए। ये फालतू चीज है, उसे खरीदना बेकार है। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, हम कुछ और देते हैं। उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगा। जब वो मुंह बनाती वहीं पर बैठ गई। मीर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे टैडी चाहिए तो चाहिए। पहले मुझे टैडी दिलाएं, फिर ही मैं यहाँ से उठूंगी। उसकी बचकाना हरकत पर हमजा ने अपना सर नफी में हिलाते हुए उसका हाथ खींच कर उसे खड़ा किया। उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में बढ़कर वहां से ले जाने लगा। मीर, प्लीज दिला देना। वैसे तो बड़ा मोहब्बत का दावा करते हैं, एक टैडी नहीं दिला सकते? दिला दे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। उसका नाराजगी बड़ा लहजा देकर हमजा गहरा सांस लेकर वहां उसी शाप पर चला गया, क्योंकि हमजा पास से सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था सवाए अपनी हन्नी की नाराजगी के। हाउ मच डज इट कॉस्ट? उसने टेडी बियर की तरफ इशारा करते हुए शॉपकीपर से पूछा। $100। सर हिलाते हुए उसने कार्ड निकालकर पेमेंट की और आशा की खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखने लगा। थैंक यू मीर। टेडी बियर पकड़ते हुए उसने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। उसके साइज से भी ज्यादा बड़ा था, जिसे वह बामुश्किल संभाले खड़े थे। उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। उसके साथ चलती आशा इस वक्त किसी बच्ची से कम नहीं लग रही थी, या शायद वो थी ही एक बच्ची। हमजा को तो ऐसा ही लगा था। वो 32 साल भरपूर मर्द और वो 18 साल की नाजुक लड़की। ये उम्र उसके बच्चे पालने की थी, लेकिन यहाँ उसकी बीवी किसी बच्चे से कम ना थी। इसलिए जब तक उसकी बीवी थोड़ी समझदार नहीं हो जाती, तब तक हमजा ने सिर्फ अपनी बच्चों जैसी बीवी ही पालने थे। 6.5 घंटे के फ्लाइट के बाद वो तुर्की में मौजूद थे। ब्लैक कलर के लॉन्ग कॉट के साथ ब्लैक हाई नेक शर्ट और ब्लैक की जीन्स पहने वो हमेशा की तरह अपनी शानदार पर्सनैलिटी में बेहद दिलकश लग रहा था। अरहान उसे सारी बात तफसील से बता चुका था। उसके पास अलमी का ड्रेस और वो सब चीजें थी जिसकी उसे जरूरत थी। जहां मैं पूछना भूल गई, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? रोहिया की बात सुनते वो बेहतियार हंसा। ये सवाल उसने काफी जल्दी नहीं पूछ लिया था।
ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت اکیلے میں گزار سکوں۔ اچھا، ہم گھومنے کب جائیں گے؟ اس کے ساتھ چلتی روحیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً اسے اب نیند آ رہی تھی کیونکہ سارے راستے وہ جاگتی آئی تھی۔ ابھی تو ہم گھومنے نہیں جا سکتے، ہاں، پر جیسے ہی کام ختم ہوگا تب میں تمہیں گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ دیکھا، اب یہاں کام کی وجہ سے آیا اور مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہے۔ کام تو بس تھوڑا سا ہے، پھر تو بس تم ہوگی اور میں ہوں گا۔ اس نے جھک کر روحیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ہوٹل میں بکنگ وہ پہلے کروا چکا تھا۔ اس نے روحیہ کو سیدھا وہاں پر چھوڑ کر وہ اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ تم اس لڑکی کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہاری بہن لگتی ہے۔ اسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے المیری کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ دونوں معیز کے گھر پر جا رہے تھے۔ یہ ان کی اچھی قسمت تھی جو کہ صدام کی وجہ سے بی جان کے پاس معیز کی ساری معلومات تھی۔ البتہ پاشا کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اگر معیز مل جاتا تو پاشا کو ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں تھا۔ استغفر اللہ، بہن نہیں ہے میری، محبت کرتا ہوں میں میرا سے۔ محبت کرتے تھے تو شادی کیوں نہیں کی؟ صحیح وقت کا انتظار کرتا۔ اس کی بات سنتے وہ بے احتیاط ہنسا، جس پر المیر نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ جو لوگ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو کیا تمہاری طرح کڈنیپ کر کے زبردستی شادی کر لیتا؟ بالکل ایسا بھی کر سکتے تھے، لیکن تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ عائشہ کی وجہ سے۔ عائشہ میری کزن ہے جو ناولز کی دیوانی ہے۔ تمہاری بیوی نے جو اپنی لائف پر ایک ناول لکھا تھا نا، وہ عائشہ نے پڑھ لیا اور اسی وجہ سے مجھے تمہارے بارے میں پتا ہے۔ جانتے ہو وہ تمہاری کتنی دیوانی ہے؟ اگر تم اس کے سامنے چلے جاؤ تو اپنے شوق کو چھوڑ کر تمہارے پاس آنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ اس کے باپ پر گاڑی کی جہاں-زیب کا جاندار کیا گونجا تھا۔ اسے صرف ناول پڑھا ہے، مجھے جانتی تھوڑی ہے۔ جہاں-زیب کاظمی تمہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ اگر آج تک تم بچتے آئے تو صرف اس وجہ سے کیونکہ تم تیمور کاظمی کے بیٹے ہو، اور دوسرا یہ قانون ثبوت مانگتا ہے اور تم نے آج تک کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑا کہ پولیس تمہیں پکڑ سکے۔ اس کی بات پر جہاں-زیب نے تائیدی انداز سے اپنا سر ہلایا۔ 20 ہو نا تم، پھر بھی آج تک پاشا جیسے مجرم کو نہیں پکڑ سکے۔ المیر شاہ، پاشا ایک بزدل انسان ہے، اسے صرف اپنی دولت کا غرور ہے اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنے قابو میں کرتا ہے۔ اس کا بس صرف کمزور لوگوں پر چلتا ہے۔ پولیس آج تک اسے پکڑ نہیں پائی، حتیٰ کہ میں بھی اسے نہیں پکڑ سکا، کیونکہ جب بھی وہ خود کو ایک جام میں پھنستا ہوا محسوس کرتا ہے اسی جگہ سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر تمہیں پاشا چاہیے تو ہر قدم خاموشی سے اٹھانا۔ سر اسباب میں لاتے ہوئے چٹکی سے گاڑی روکی کیونکہ منزل آ چکے تھے۔ وہ پاشا کا آدمی تھا، لیکن اس کے گھر کے پاس کوئی بھی سیکورٹی نہ تھی۔ ویسے بھی اسے ان سب چیزوں کی ضرورت نہ تھی۔ وہ یہاں پر اکیلا رہتا تھا اور اپنی فیملی کو اس نے دوسرے شہر میں رکھا ہوا تھا۔ تم یہاں پر کھڑے ہو کر اتنی شرافت سے اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات بتاؤ المیر شاہ، میں آج تک اکیلا کام کرتا آیا ہوں۔ کسی کے ساتھ کام کرنے کا میرا پہلا ایکسپیرینس ہے جس میں مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا۔ ویسے جب تک خون خرابہ نہ ہو تب تک مجھے کام میں مزہ نہیں آتا۔ میں ماہر شاہ کا بیٹا ہوں جہاں-زیب، میرے انداز میں تمہیں شرافت نہیں ملے گی، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ بجایا جو تھوڑی دیر بعد کھل گیا۔ معیز کا دروازہ کھلتے ہی المیر نے بنا لمحہ ضائع کیے ہوئے زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اس اچانک حملے پر وہ پیچھے کی جانب جا گرا اور اندر داخل ہوتے ہی جہاں-زیب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہی المیر شاہ تھا جو شرافت کی بات کر رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہم کون ہیں یہ رہنے دے، بس سیدھا سیدھا یہ بتاؤ کہ میرب کہاں ہے؟ اس کا گریباں پکڑ کر المیر نے اسے جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ پاشا کے پاس ہے، اس کے گھر میں۔ کہاں ہے اس کا گھر؟ نہیں بتاؤں گا، میرا دماغ اس وقت بہت خراب ہے۔ سیدھے سیدھے بتا دو میرب کہاں ہے، ورنہ تجھے جان سے مارنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ مار دو، لیکن میں پاشا کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ اوف، یہ وفاداری۔ گہرا سانس لے کر جہاں-زیب نے اس کا گریباں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنے پاکٹ سے موبائل نکال کر ایک ویڈیو اس کے سامنے کی۔ یہ پینترا اس نے جب بھی آزمایا تھا ہمیشہ کام آیا تھا، یقیناً آج بھی ضرور کام کرتا۔ میرا خیال تھی کہ تمہارا بیٹا ہے جو اس وقت میرے پاس ہے۔ سیدھے سیدھے پاشا کا پتہ بتا دو، ورنہ اس بچے کا ایک حصہ کاٹ کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ تمہارے پاس نہیں ہو سکتا۔ اسے صدمے سے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا اور دوسرے شہر میں بھیجا تھا، دوسری دنیا میں نہیں، جو کہ جہاں-زیب کاظمی ان تک نہ پہنچ پاتا۔ اب جلدی سے اپنا منہ کھول دو، میں بتاتا ہوں پاشا کا پتہ، بس میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا۔ اٹکتے وہ جلدی پاشا کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے گاڑی گھر کی بیک سائڈ پر روکی۔ معیز کے گھر سے انہیں پاشا کے گھر کا میپ مل چکا تھا۔ میرب کس کمرے میں تھی، گارڈز کا پہرا کس طرف تھا، یہ ساری باتیں وہ معیز سے جان چکے تھے، اس لیے اب زیادہ محنت درکار نہ تھی۔ ان کی گاڑی سے اترتے ہی چند منٹ بعد ایک لڑکا وہاں کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھتے ہی وہ دونوں آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے۔ ان کے پاس پسٹل تھی، لیکن اس کا استعمال صرف ضرورت کے وقت ہی کرنا تھا، کیونکہ پسٹل کی آواز سے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے کوئی بھی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیک سائڈ پر صرف چاندی گارڈ تھے
जिन्हें वो दोनों हाथों की मदद से ढेर काट चुके थे। कमरे का दरवाजा खुलते उसकी पहली नजर बापा सिमटी हुई मीरब पर गई। उसे सही सलामत देती अलमीर ने सुकून बड़ा सांस लिया। दरवाजा खुलने के वापा उसने सर उठाकर देखा और वहां पर खड़े अलमीर को देखकर हैरत से अपनी जगह से उठी। अलमीर, तुम ठीक हो ना मीरब? उसके करीब आकर वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। आप यहाँ पर कैसे आए? आप यहाँ पर क्यों आए? मैं फिलहाल ये जाना जरूरी नहीं है अलमीर, अभी जो जरूरी काम है वो करो। जहांजेब के साथ हवा पर वो चौंका, वरना मीरब को देखकर वो ये बात तो भूल चुका था कि जहांजेब भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ, अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बैग साइड पर गाड़ी खड़ी है, तुम उसमें जाओ, वो लड़का तुम्हें वापस घर छोड़ देगा। लेकिन आप मेरी फिक्र मत करो मीरब, तुम बस यहाँ से जाओ। उसका हाथ अपने गिरफ्त में लिए वो उसे वहां से लेकर बैग साइड की तरफ आ गया। उसे घर में बिठाकर अलमीर ने इस लड़के को चंद हदायतें दी और वापस अंदर की तरफ चला गया। अरहाम पाशा सल्तनत मुल्क से बाहर रहता था। जिस घर में वो रहता था उसका पता सिर्फ मोइस जानता था। अपना सारा जरूरी और गैर कानूनी सामान उसने अपने इसी घर में रखा हुआ था, लेकिन आज तक वह इस तरह छुपा बैठा था कि पुलिस उसे कभी ढूंढ ही ना पाई थी। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था, क्योंकि आज तो उसने मरना था, फिर चाहे उसे ऑफिसर्स मारते या फिर अलमीर शाह। हमें यहाँ से निकलना होगा अलमीर, अगर ऑफिसर्स यहाँ पर आ गए तो हम भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसे बाहर की बाहर की बजाय अंदर की जानब जाता हुआ देखकर जहांसेब ने टोका। मैं पाशा को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। अलमीर, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मैं पाशा को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, पिस्टल लोड करते हुए सख्त लहजे में कहा। जब वहां पर इन दोनों के अलावा तीसरा आवाज गूंजे, इतनी बेताबी है तुम्हें मुझसे मिलने की लड़के? पाशा की आवाज पर अलमीर ने खूनहार नजर से उसकी तरफ देखा, जो एक हाथ पॉकेट में डाले जबकि दूसरे हाथ से पिस्टल थामे इत्मीनान से खड़ा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही सामने आ गए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। ये मेरी नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आज मैं तुम्हें हमारी ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। जब उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर पाशा ने पिस्टल चलाई, जो जहांसेब के अलमीर को दिखा देने पर उसके सीने में उतरने से बची। उसने दोबारा से गोली चलानी चाहिए जब बाहर से आते शोर ने उससे अभी तक मतवजो किया। बाहर से आती पुलिस के शोर के वहां पर पाशा ने गुस्से से उन्हें देखा और वहां से भागने लगा। जब उसे भागता देखकर जहांसेब ने अपने कोट से इंजेक्शन निकालकर जोर से उसकी तरफ फेंका, जो सीधा उसकी टांग पर जा लगा। इंजेक्शन लगते ही वह दरम से जमीन पर गिरा और अपने शल होते वजूद को घसीटने की कोशिश करने लगा।